हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे भाई। और असल में हम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम लोग कक्षा 8 का जो है आपका SCERT का लास्ट क्लास है। NCERT मेरा समाप्त हो चुका है और मैं आपका कक्षा 8 का SCERT का क्लास लास्ट होगा। उसके बाद हम लोग क्लास 9 में चलेंगे NCERT SCERT में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का भी क्वेश्चन, आप देख सकते हैं अच्छे से। और प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि प्रयागराज और हल्दिया जलमार्ग को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी प्रयागराज और हल्दिया जलमार्ग को किस रूप में जाना जाता है? क्या राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 के रूप में, या राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में, या राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के रूप में? तो प्रयागराज और हल्दिया जलमार्ग को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है, जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितना होता है? राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई 1620 किलोमीटर। याद रखेंगे इसको, इसकी लंबाई कितनी होती है? 1620 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई है, 1620 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिए, कितनी लंबाई है इसका? लंबाई 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक्सप्रेस वे नामक सड़क की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, क्या 2002 में की गई थी ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, या 2011 ईस्वी में? तो एक्सप्रेस वे नामक सड़क की शुरुआत 2002 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि एक्सप्रेस वे नामक सड़क की शुरुआत 2002 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, स्वर्णिम चतुर्भुज हम जो क्लास 7 या 6 में हम पढ़ा चुके हैं एक बार, फिर इस बार आपका क्लास 8 में आया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? क्या वो महानगरों को जोड़ने वाली रेल लाइन है, या प्रमुख हवाई मार्ग है, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, या स्वर्ण व्यापार का मार्ग है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है आपका? स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, जो ये किसको जोड़ता है? चार महानगरों को जोड़ता है। ठीक है, एक होगा आपका चेन्नई, ओके, उसके बाद दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को जोड़ने का काम करता है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, एक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों शहरों को आपस में जोड़ता है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो इसे हम क्या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के नाम से हम जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज को। ठीक है, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। और जो 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, एक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता और चेन्नई, इसको याद रखेंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई को जोड़ने का काम करता है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज। ओके। भारत में व्यवस्थित जनगणना कब शुरू की गई थी? भारत में व्यवस्थित तरीके से जनगणना कब शुरू की गई थी? देखिए, भारत में अगर व्यवस्थित जनगणना की जहां तक बात है तो ये 1881 ईस्वी में शुरू की गई थी। किसके काल में? उस समय भारत का वायसराय कौन था? उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। कौन था भाई? लॉर्ड रिपन के शासन काल में इसकी जनगणना शुरू की, लॉर्ड रिपन। ओके, इस समय जब व्यवस्थित तरीके से भारत में जनगणना की गई तो उस समय उसका वायसराय, भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन, 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्यवस्थित तरीके से पूछे, अगर पूछा जाए कि मतलब भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत आपका 1872 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले 1872 में हुआ था, लॉर्ड मियो के शासनकाल में। ठीक है, सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के शासनकाल में। और व्यवस्थित तरीके से अगर पूछा जाए तो वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो भारत में व्यवस्थित जनगणना कब हुआ था भाई? 1881 किसके शासनकाल में हुआ था? उसमें वायसराय था लॉर्ड रिपन। और शुरुआत कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मियो के शासनकाल में। याद रखेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबको पता होगा कि बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है। क्या वो आपका पटना है, या शिवहर है, या कैमूर है, या फिर गया है? तो सबको पता होगा कि बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला आपका शिवहर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है। ठीक है, कौन है? शिवहर में। और सीधे देखा जाए 1106 बिहार का घनत्व देखेंगे तो 1106 किलोमीटर है ना।
किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है 1106। लेकिन शिवहर का कितना है, शिवहर का आपका 1880, कितना है शिवहर में 1880 पर वर्ग किलोमीटर, कितना है 1880 पर वर्ग किलोमीटर, ओके, पर वर्ग किलोमीटर। यानी शिवहर में जनसंख्या घनत्व जैसे देखा जाए सर्वाधिक घनत्व वाला जिला 1880 पर वर्ग किलोमीटर। ऐसे बिहार का जनरली हम बात करेंगे तो 1106 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनरली बिहार का करेंगे तो कितना है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि हम अगर शिवहर की बात करेंगे तो कितना 1880। तो बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका, शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कैट हो जाएगा, ठीक है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबको बता दो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा, ठीक है। क्या वो गया है, पूर्णिया है, भागलपुर या फिर पटना। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला क्या हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, सबको पता है। क्या हो जाएगा भाई, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, टेगावन निम्नलिखित में किस देश में पाया जाता है। टेगावन कहाँ पाया जाता है, क्या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्या ब्राजील में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है या फिर रूस में पाया जाता है। तो टेगावन कहाँ पाया जाएगा आपका, टेगावन रूस के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन मैंने SCERT से लिखा है, NCERT मेरा समाप्त हो चुका है, तो आज मैं सिर्फ SCERT क्लास लूंगा, ठीक है। तो जो कि मतलब आपका लास्ट में बचा हुआ था। तो टेगावन कहाँ पाया जाएगा, टेगावन रूस में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी लिपि क्या थी, यानी भारत में सबसे पुरानी लिपि क्या थी, ठीक है। क्या वो चीनी लिपि थी, क्या वो इंडो लिपि थी, क्या ब्राह्मी लिपि थी या फिर नन ऑफ दिस। तो भारत की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। कौन लिपि थी भाई, ब्राह्मी लिपि, जिसको दाएं से बाएं लिखा जाता है। क्या किसे लिखा जाता है, जिसको दाएं से बाएं लिखा जाता है, सॉरी बाएं से दाएं, क्या किसे लिखा जाता है, बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं, इसको किस लिखा था, बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक है। यानी भारत की सबसे पुरानी लिपि क्या हो जाएगी, और ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, जिसको हम बाएं से दाएं लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई, जिसको हम बाएं से दाएं लिखी जाती है, कौन, आपका ब्राह्मी लिपि, ओके। और सबसे पुरानी लिपि आपका यही है कि ब्राह्मी लिपि, आपका ब्राह्मी लिपि है जिसको हम बाएं से दाएं लिखते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है। कहाँ कहाँ इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है, क्या पाकिस्तान में बोली जाती है, नेपाल में, श्रीलंका में या इनमें सभी। तो इंडो आर्यन भाषा या पाकिस्तान में भी बोली जाती है, नेपाल में भी बोली जाती है, श्रीलंका में बोली जाती है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इंडो आर्यन भाषा सभी जगह बोला, सभी देश में बोला जाता है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका सभी में बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से भी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, उत्तर एशिया किस देश का भौगोलिक क्षेत्र है, यानी उत्तर एशिया जो है किस देश का भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन, उत्तर एशिया। क्या रूस का साइबेरियाई क्षेत्र में आता है, या म्यांमार का पश्चिमी प्रांत में आता है, नेपाल का पूर्वी भाग में आता है या फिर कनाडा का प्रांत आता है। तो उत्तर एशिया किस देश का भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का आपको हो जाएगा, रूस का साइबेरियाई क्षेत्र का भाग है, कौन, उत्तर एशिया। इसी का रूस का साइबेरियाई क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर एशिया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देश में एक सड़क दुर्घटना होती है, प्रति कितने मिनट में हमारे देश में एक सड़क दुर्घटना होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या 4 मिनट में होती है, प्रति 4 मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती है, प्रति 6 मिनट में होती है या प्रति 5 मिनट में होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में प्रति 4 मिनट पर एक दुर्घटना होती है, यानी एक सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें क्या होता है भाई, 53 दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें हर 4 मिनट में एक की मौत हो जाती है, हर एक 4 मिनट में एक की मौत हो जाती है, और प्रति अगर 4 मिनट में एक 53 दुर्घटनाएं होती है, ठीक है। देश में हर घंटे के देखा जाए तो 53 सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें हर 4 मिनट में एक की मौत हो जाती है, ठीक है। 53 दुर्घटनाएं होती है हर 4 मिनट में, और हर 4 मिनट में एक की मौत हो जाती है, ठीक है। तो देश में सड़क दुर्घटना होती है प्रति 4 मिनट में, जिसमें प्रति 4 मिनट में एक की मौत हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सड़क सुरक्षा के उपाय निम्न में क्या है, शिक्षा है, एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई में, ठीक है। क्या शिक्षा है, परिवर्तन है, या अभियंत्रण है, या आकस्मिक उपाय है, ठीक है।
तो सड़क सुरक्षा के निम्न कौन से उपाय होगा, तो ये सभी होगा। शिक्षा भी जरूरी है सड़क सुरक्षा के लिए, परिवर्तन भी जरूरी है आपका, अभियंत्रण भी जरूरी है, आकस्मिक उपाय भी जरूरी है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अस्थायी लाइसेंस कितने महीने तक वैध होता है। आप सबको पता होगा जो हमको लर्निंग दिया जाता है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते होंगे तो जब आपको एक लर्निंग दिया जाता है तो वो लर्निंग आपको पूछा गया कि वो कितने दिन तक आपका वैलिड होता है। ठीक है, उसकी पात्रता क्या होती है, क्या वो 12 माह तक होता है, 6 माह तक होता है, 3 सप्ताह तक होता है, या फिर 2 सप्ताह तक होता है। तो अस्थायी लाइसेंस कितने माह तक वैध होता है, तो ये 6 माह तक वैध होता है। 6 माह तक आप इसका यूज कर सकते हैं, 6 माह तक आप ड्राइविंग कर सकते हैं यदि आपके पास अस्थायी लाइसेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग, ठीक है, वो दिया है तो आपको 6 माह तक वो वैलिड है आपका। ओके, कितना हो जाएगा भाई, 6 महीना तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द गोल्डन आवर क्या है, द गोल्डन आवर क्या है, सड़क दुर्घटना के कारण, सड़क दुर्घटना के कारण तत्काल प्राथमिक चिकित्सा से है, या फिर सड़क पर वही छोड़ देने से है, या घरेलू इलाज से है, या अन्य मदद से है। तो द गोल्डन आवर क्या है, तो सड़क, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि सड़क दुर्घटना के कारण तत्काल प्राथमिक चिकित्सा से है। यानी अगर सड़क दुर्घटना हो जाए, उसको अगर तत्काल प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। ठीक है, तो इसी के इसे हम क्या कहेंगे, द गोल्डन आवर, मतलब गोल्डन आवर कहेंगे। ठीक है, कि किसी आदमी का अगर मतलब सड़क दुर्घटना हो जाता है, उसको तुरंत उसका तुरंत इलाज हो जाता है तो वह आदमी बच सकता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, द गोल्डन आवर कहेंगे। ओके, और हम लोग अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है कहीं रास्ते वगैरह में तो प्लीज उसका मदद करें, हम लोग उससे भागे नहीं, उसको हॉस्पिटल कम से कम जरूर हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचा दें। ठीक है, तो क्या रहता है गोल्डन आवर, सड़क दुर्घटना के कारण तत्काल प्राथमिक चिकित्सा से, यानी तुरंत उसका इलाज हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसी आवर में आपका गोल्डन आवर पर उसको बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस की पात्रता क्या होती है। ठीक है, क्या 18 वर्ष से कम वाले बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जरूरत पड़ती है, या 16 वर्ष से ऊपर, या 18 वर्ष से ऊपर, या फिर 21 वर्ष से ऊपर। तो आप सबको पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस की पात्रता होती है 18 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत जरूरी है ड्राइव करने के लिए। ठीक है, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस की पात्रता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, रेखा ग्राफ में क्या दर्शाया जाता है। ठीक है, क्या तापमान को दर्शाते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर्शाते हैं, दर को दर्शाते हैं, मृत्यु दर, या फिर सभी को दर्शाते हैं। तो रेखा ग्राफ में आपका तापमान को भी दर्शाया जाता है। ओके, उसके बाद आपका जनसंख्या को भी दर्शाया जाता है, उसके बाद का मृत्यु भी दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये रेखा ग्राफ में सभी को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में क्या है, दंड आरेख किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, दंड आरेख को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, क्या वर्गाकार में, आयताकार में, चतुर्भुज में, या सभी में। तो दंड आरेख को आयताकार भाग में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके दंड आरेख बनाते ना, तो ये क्या होता है, ये आयताकार ही होता है। ठीक है, दंड आरेख होता है ऐसे करके, तो ये क्या है, आयताकार ही है। तो दंड आरेख को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो दंड आरेख को आयताकार रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन उठा के, आरेख कितने प्रकार के होते हैं, आरेख क्या 4 प्रकार के होते हैं, क्या आपका 5 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का, आरेख आपका 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि आरेख आपका 3 प्रकार का होता है। तो आज मेरा एनसीईआरटी एससीईआरटी का जो एससीईआरटी का जो लास्ट जो था क्लास 8 का वो मेरा पूरा हो गया, और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्लास 9th में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ हम लोग इतना मेहनत करते हैं हम, और प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।